भारतीय गुप्त अपराध निरोधक संगठन ISACO तारीख 3 फरवरी 2020। एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पर विशेष वार्तालाप हो रही है। संगठन के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। संगठन के हेड मुरली अयप्पा कुछ विशेष जानकारियां बता रहे हैं। आज हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस के लिए, जिसकी वजह से आज पूरा भारत खतरे में है। लंबी सांस लेते हुए मुरली अयप्पा ने कहा, यह कहानी है मुंबई के जेम्स वाड्रा की। मुंबई की लोकल बस्ती में रहने वाला एक मामूली हफ्ता लेने वाला गुंडा मुंबई का बेताज बादशाह बन गया। उसने क्राइम की दुनिया में अपना नाम बनाया और इंटरनेशनल क्रिमिनल बन गया। आज वो हमारी गिरफ्त से बाहर है। उसको वापस भारत लाना है। आगे की जानकारी भारतीय परमाणु वैज्ञानिक फैजान मलिक आपको देंगे। तभी सबकी नजर फैजान मलिक पर पड़ती है। फैजान मलिक डेस्क पर आए और उन्होंने सबको गंभीरता से देखा और बोलना शुरू किया। बात यह है कि मैं आधुनिक परमाणु मिसाइल पर काम कर रहा था। उसका फॉर्मूला मैंने तैयार कर लिया जो मेरे लैपटॉप में था, और मेरा लैपटॉप दिल्ली वापस आते वक्त मुंबई दिल्ली फ्लाइट में चुरा लिया गया। एयरपोर्ट पर या किसी और डिपार्टमेंट में इसकी शिकायत नहीं दर्ज कराई, क्योंकि बात परमाणु की है। ये बात विदेशियों को पता चल जाती और वो लोग उसे ढूंढकर हत्या लेते तो हमारे देश पर खतरा बढ़ सकता था। अब हमें उस फॉर्मूले को वापस लाना है। तभी इन सब बातों के बीच एक व्यक्ति ने टांग अड़ाई, जिसका नाम था शौर्य सिंह राजपूत। दिल्ली का युवा ISACO का एक नौसिखिया एजेंट, थोड़ा अड़ियल, दिमाग से गर्म, कम बात करने वाला एक युवा एजेंट। उसने अपने सवालात शुरू किए। ये सब बातें तो ठीक हैं, पर इसमें जेम्स वाड्रा का क्या ताल्लुक है? क्योंकि फ्लाइट में लैपटॉप उसी ने चुराया था। एयरपोर्ट पर मेरे एक फ्रेंड काम करते हैं। गुप्त तरीके से उन्होंने फ्लाइट की वीडियोस निकाली जिसमें जेम्स वाड्रा था। मैंने अपने फ्रेंड से यह बात किसी को भी बताने से मना किया है, लेकिन उसके बाद जेम्स कहां गया? तभी मुरली अयप्पा आगे आए। उन्होंने डेस्क पर माइक पकड़ा और बोलना शुरू किया। जेम्स वाड्रा इस वक्त चीन में है, और यह जानकारी चीन में हमारे भारतीय दूतावास के कर्मचारी गुरमीत चड्ढा ने दी है। उसे एक चीनी महिला ने बताया कि जेम्स उसके पति की बर्थडे पार्टी में आया था। तभी शौर्य ने बीच में फिर से छलांग लगाई और एक सवाल किया, 1 मिनट सर, यह बात उस चीनी महिला ने हमारे दूतावास के कर्मचारी को क्यों बताई? तभी मुरली अयप्पा ने अपनी नजरें नीचे की और बोले, क्योंकि वो चीनी महिला गुरमीत चड्ढा की गर्लफ्रेंड है। इतना सुनकर सभी लोग हंसने लगे और मुरली ने सबको शांत करते हुए फिर से बोलना शुरू किया, चलिए, इसी बहाने गुरमीत देश के काम तो आया। अब हमें जेम्स को चीन से वापस लाना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें हम चीनी सरकार की कोई सहायता नहीं ले सकते, क्योंकि अगर चीनी सरकार को मालूम चला कि उसके पास न्यूक्लियर फॉर्मूला है तो वो उससे छीन लिया जाएगा। इसीलिए जेम्स को हमें गुप्त तरीके से भारत वापस लाना होगा। तभी फिर से शौर्य के मन में एक सवाल आया और उसने पूछा, सर, जेम्स को वापस लाने के लिए तो चीन जाना पड़ेगा, और चीन हमें अपने देश में घुसने नहीं देगा, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते सारे देशों की फ्लाइट सेवाएं बंद हैं। तो हम चीन में कैसे घुसेंगे? तभी मुरली अयप्पा थोड़ी देर चुप रहे। काफी देर बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। शौर्य सिंह राजपूत, चीन में कैसे घुसना है, जेम्स को भारत कैसे लाना है, इसकी चिंता तुम करो और अपनी चीन यात्रा की तैयारी करो। मिशन का नाम है कोरोना क्राइम। इतना कहकर मुरली अयप्पा रोबदार अंदाज में अपने 8 बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से निकल गए और शौर्य उन्हें सिर्फ देखता रह गया। शौर्य मिशन कोरोना पर निकलने की तैयारी में जुट गया। उसने अपना सारा सामान एक छोटे से सूटकेस में पैक किया
जिसमें उसने गुप्त रूप से सारे हथियार और खुफिया जानकारी छुपाई। फिर वो सीधा अपने घर के बाहर निकला और गार्डन में खड़ी बुलेट बाइक पर बैठकर बिना देरी किए नेपाल की तरफ रवाना हो गया। दिल्ली की सड़कों को चीरती हुई शौर्य की बाइक मानो बिजली की तेजी से दौड़ रही थी। कुछ घंटों बाद शौर्य और उसकी बाइक उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में मध्यम रफ्तार से चल रही थी। रास्ते में उसे आगरा कॉलेज दिखाई दिया और फिर क्या था, अपना हीरो अपने अतीत की यादों में चला गया। दरअसल शौर्य ने अपनी जिंदगी के कुछ साल आगरा में गुजारे थे। अपनी नानी के घर रहकर वो आगरा कॉलेज से अपनी बैचलर डिग्री की पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज में ही उसकी मुलाकात हुई थी आहना नाम की एक लड़की से। कुछ दिन दोस्ती रही, फिर नजदीकियां बढ़ी और एक दिन जमकर बारिश हुई। जी हां, बारिश आधा काम आसान कर देती है। और उस दिन बारिश की वजह से दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। बस अब कमी थी बिजली कड़कने की। बिजली कड़केगी तभी तो बात आगे बढ़ेगी। और लो साहब, हमारा हीरो मन ही मन बिजली कड़कने का इंतजार कर रहा था और फिर बिजली कड़क ही गई। लेकिन ये क्या, आहना को तो डर ही नहीं लगा। हीरो के तो जैसे तोते उड़ गए। पूरा मिशन जैसे फेल कर दिया हो किसी ने। और बारिश भी बंद हो गई। लेकिन ये क्या, हीरोइन भी कुछ बोली। शौर्य, कब तक मन में रखोगे दिल की बात? सारे मौके तो गवा दिए तुमने। आखिर कब बोलोगे मुझसे आई लव यू? और इसी बीच अपना साइलेंट हीरो भी आज रोमांटिक होने लगा और उसने बोला, लेकिन ऊट पटांग। अब बोलने के लिए बचा ही क्या है? जो बोलना था वो तो तुमने बोल दिया। सब्र नाम की चीज ही नहीं है तुम में। और फिर क्या था, दोनों हंस पड़े। प्यार परवान चढ़ा और शौर्य की नौकरी लग गई। उसे वापस दिल्ली जाना पड़ा। दोनों की बातचीत होती है फोन पर, लेकिन शौर्य की जिम्मेदारियों की वजह से वो मिल नहीं पाते। अचानक ही चलते चलते शौर्य ने चौथा गियर डाला और रफ्तार बढ़ा दी और सीधा पहुंचा आहना के घर के सामने। लेकिन ये क्या, घर पर तो ताला लगा था। आस पड़ोस में पता करने के बाद पता चला कि वो तो कल ही दिल्ली के लिए निकल गए। अफसोस, हीरो को फिर हीरोइन नहीं मिली। अब क्या था, अब सीधा फोकस था मिशन पर और बाइक फिर फुर्तीले अंदाज में दौड़ पड़ी। तारीख 7 फरवरी 2020, उत्तराखंड। शौर्य मिलता है योगेश दायमा से। शौर्य दायमा को 5,000 रुपए देता है। दायमा बदले में उसे नेपाल से चीन पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है। तारीख 9 फरवरी 2020, नेपाल चीन बॉर्डर। समय रात के 2:30 बजे। शौर्य और दायमा चाइनीज फौजियों को चुपचाप बर्फ के नीचे दबे हुए देख रहे थे और बड़ी बड़ी लाइट्स बार बार उनके आसपास से गुजर रही थी। वो भी लाइट्स को चकमा देकर आगे बढ़ रहे थे। इस जद्दोजहद में दोनों पहुंच गए बॉर्डर की तारों के पास, जिसमें बिजली दौड़ रही थी। तभी दायमा ने रबर के हाथों के दस्ताने पहने और एक बड़ा सा प्लास निकालकर लोहे की तारों को काट दिया। शौर्य ने एक रबर से बनी हुई काले रंग की ड्रेस पहनी और उन तारों के बीच से निकलकर चीन की तरफ पहुंच गया। बॉर्डर के उस पार पहुंचते ही अब सिर्फ चाइनीज सैनिकों का खतरा था। शौर्य ने दायमा को गुड बाय किया और उसे वापस जाने को कहा। अब आगे का खतरा और जोखिम शौर्य को खुद उठाना था। शौर्य छुपते छुपते चीन के गांव में घुस चुका था। रात के तकरीबन 4 बज रहे थे। तभी शौर्य को चाइनीज आवाज सुनाई देती है और कुछ दौड़ते हुए कदम उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन शौर्य नहीं रुकता और भागते हुए एक जंगल में छुप जाता है। अचानक ही पेड़ के पीछे छुपे शौर्य के पीछे एक राइफल की नोक सीधा उसकी गर्दन पर रख दी जाती है। अब उसे 3 चाइनीज सैनिकों ने घेर लिया था। अब बेचारा एक भारतीय जासूस और उसका सूटकेस। लेकिन सूटकेस में थे धूल चटा देने वाले हथियार और उसके सूटकेस के ऊपर लगा था एक
खुफिया बटन। शौर्य ने उस बटन को दबा दिया और खुल गया कयामत लाने वाला जादुई बॉक्स। सूटकेस खुलते ही शौर्य ने आंसू गैस का बम निकाला और फिर धुआं ही धुआं, और धुआं खत्म होते ही वहां उन तीनों सैनिकों की लाशें पड़ी थी और शौर्य गायब। समय सुबह के 7 बजे, बीजिंग शहर। होटल के रूम में लेटा हुआ था शौर्य, काफी थका हुआ। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। क्या मेरी बात गुरमीत से हो रही है? हाँ जी, मैं गुरमीत बोल रहा हूं। आज की मूवी का कौन सा शो देखने के लिए आना है? शौर्य की इस बात से गुरमीत समझ गया कि उसकी बात शौर्य से हो रही है। उसने तुरंत जवाब दिया, 6 से 9 चलते हैं, मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो जाएगा तब तक। मुझे कौन से मल्टीप्लेक्स में आना है लोकेशन सेंड कर देना। इतना कहकर शौर्य ने फोन काट दिया। फिर एक लंबी सांस लेते हुए बेड पर लेट गया। समय शाम के 6 बजे, मल्टीप्लेक्स, बीजिंग। शौर्य एक बेंच पर बैठकर गुरमीत का इंतजार कर रहा था। तभी गुरमीत वहां आता है। हाँ जी, बताओ क्या काम था मुझसे? तुम्हारी लड़की बाजी के किस्से इंडिया तक मशहूर हो रहे हैं। तो चीन में लड़कियां कैसे पटानी है, ये सीखने आयो क्या? तभी साइलेंट हीरो थोड़ा सा मुस्कुराता है। नहीं, लड़कियों से खुफिया जानकारी कैसे निकाली जाए, ये सीखने आया हूं। मुझे ये बताओ, तुम्हारी वो चाइनीज गर्लफ्रेंड कहां मिलेगी? शिन झाओ नाम है उसका। उसका पति यहीं के आईटी डिपार्टमेंट का हेड है। उसका पता इस विजिटिंग कार्ड में है। इतना कहकर गुरमीत वहां से चला गया। तारीख 10 फरवरी 2020। समय सुबह के 10:30 बजे। शौर्य शिन झाओ के दरवाजे की डोरबेल बजाता है। शिन झाओ दरवाजा ओपन करती है और देखती है सामने खड़ा एक नौजवान, जिसका बदन एकदम गठीला और कद लंबा, साथ ही सांवला रंग और उसके बदन पर काला सूट। इस पर्सनैलिटी में उसे देखकर शिन झाओ मानो जैसे मोहित होने लगी थी। फिर, मैं इंडिया से आया हूं, दरअसल एक पत्रकार हूं। कोरोना पर एक लेख लिख रहा हूं जिस पर मुझे आपका दृष्टिकोण जानना है। ठीक है, अंदर आइए। शौर्य उसके घर के अंदर चला जाता है और पास ही पड़े सोफे पर बैठ जाता है। शिन झाओ भी उसके साथ बैठ जाती है। पूछिए, क्या पूछना है आपको? दरअसल मैं आपसे इस जगह पर बात नहीं कर सकता। क्या हम थोड़े वक्त के लिए मेरे होटल पर इस बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी वक्त लगेगा। शिन झाओ हल्की सी मुस्कुराती है। ठीक है, शाम को मिलते हैं। ये लीजिए मेरे होटल का कार्ड, यहां आकर आप रूम नंबर 681 में आ जाइए। इतना कहकर शौर्य वहां से अपने होटल के लिए निकल जाता है। शाम भी हो चुकी है। अचानक रूम की बेल बजती है। शौर्य दरवाजा खोलता है और देखता है कि शिन झाओ आ चुकी है। काफी आकर्षक ड्रेस में खड़ी शिन झाओ बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो सीधे अंदर घुस आती है और बेड पर बैठ जाती है। फिर, कब तक? क्या ऐसे ही देखते रहोगे? शौर्य थोड़ा सा हड़बड़ाता है। माफ कीजिए, क्या लेंगी आप? मैं लेने नहीं, देने आई हूं। इंटरव्यू। काफी देर तक शौर्य उसे कोरोना वायरस में उलझाए रखता है। काफी वक्त बीत जाने के बाद शिन झाओ थोड़ा सा थक सी जाती है और शौर्य का हाथ पकड़ लेती है और उसकी नजरों से नजरें मिलाकर कहती है, मैं अब तक जितने भी मर्दों से मिली हूं, आप सबसे अलग हैं। और फिर वो शौर्य को किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे के आलिंगन में आ जाते हैं। और इसके आगे क्या हुआ, शायद मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। फिर जब दोनों सोकर जागते हैं तो शौर्य कुछ बदला सा नजर आता है। वो शिन झाओ से कुछ सवाल करता है। जेम्स तुम्हारे पति की बर्थडे पार्टी में क्यों आया था? कौन हो तुम? मैं जो भी हूं, फिलहाल मेरे सवालों का जवाब दो, क्योंकि ये जो रासलीला हमने इस कमरे में की है उसका एक एमएमएस वीडियो मेरे पास है। अब जल्दी
वरना चीन में इंटरनेट सेवा बहुत तेज है। शौर्य के ये लफ्ज सुनकर शेन झाओ मानो हक्का बक्का हो गई थी। फिर उसने उगलना शुरू किया। जेम्स मेरे पति के दोस्त हैं। मेरे पति आईटी डिपार्टमेंट में हेड हैं। उन्हें टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान है। जेम्स एक लैपटॉप लेके आया था जिसमें एक फाइल थी। वो उससे ओपन नहीं हो रही थी, इसीलिए वो घर आया था। ठीक है, अब आप जा सकती हो। इसके बाद शेन झाओ वहां से चली जाती है। शौर्य सोचने लगता है, देश के लिए क्या क्या करना पड़ता है। भगवान मुझे माफ करना। तारीख 11 फरवरी 2020, समय सुबह के 9 बजे। शौर्य बीजिंग की एक सड़क पर खड़ा होकर शेन झाओ के पति मिनसू का इंतजार कर रहा था। अचानक मिनसू की कार आती हुई दिखाई देती है और शौर्य उससे लिफ्ट की गुजारिश करता है और सू उसे लिफ्ट देता है। दोनों बातचीत करने लगते हैं। तभी शौर्य अपनी गन निकालकर सू के ऊपर तान देता है और उसे अपने इशारे पर एक सुनसान फार्म लाइट हाउस पर ले जाता है। सू को एक कुर्सी से बांधकर शौर्य उसके चेहरे पर 7-8 घूंसे जमा देता है और फिर चुपचाप जो पूछूं उसका जवाब देना। जेम्स जो लैपटॉप लेके आया था उसमें जो फाइल थी, क्या उसका पासवर्ड खुला? नहीं। लैपटॉप कहां है? जेम्स के पास। जेम्स कहां है? वो फाइल एक खास तरीके के पासवर्ड से लॉक है। वो पासवर्ड एक इंसान तोड़ सकता है। उसके लिए वो इस्तांबुल गया है। उस इंसान का नाम क्या है? ओमर ओगुल। उसकी कोई पहचान, फोटो या प्रोफाइल है? फेसबुक आईडी है उसका। उससे तुम्हें पूरा डेटा मिल जाएगा। गोली कैसे खाना पसंद करोगे? इतना सुनकर सू गिड़गिड़ाने लगता है। उसकी गिड़गिड़ाहट के बीच एक गोली चली। मिनसू खत्म। इसके बाद मुरली अयप्पा का फोन आता है। हेलो शौर्य, कैसा चल रहा है चीन का टूर? चीन से मन भर गया, अब तुर्की जाना पड़ेगा। इस्तांबुल की तैयारी करनी है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। कहानी के अगले भाग में जानेंगे कि शौर्य इस्तांबुल कैसे पहुंचता है। क्या इस्तांबुल में शौर्य जेम्स वाड्रा को ढूंढ पाता है? क्या लैपटॉप उसे मिल जाता है? और ये ओमर ओगुल कौन है? तो दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में मेरे यानी अमित धमीजा के साथ।